कह रहा हूँ, आपने दे कैसे दिया? हमने तो किसी को कुछ नहीं दिया, आपने दिया है। हम तो आज भी चाहे आपने जो कश्मीर, हमारा जो कश्मीर है उसके ऊपर हमारा जिस तरीके का आपके कश्मीर में प्रॉब्लम एक चीज और है सर, प्रॉब्लम ये हमने फॉरेनर्स आते जाते नहीं है, वो क्या नो गो एरिया है फॉरेनर्स के लिए। कश्मीर की हमने डेवलपमेंट करके दिखाई है सर, जितना आपका पूरे का पूरा गिलगित बल्तिस्तान की बहुत डेवलपमेंट की है, वहाँ पे क्या अच्छा एक मिनट, आप क्या बोले? आप क्या बोले? एक मिनट, आप क्या बोले? इंडियन साइड ऑफ कश्मीर नो गो एरिया है फॉरेनर्स के लिए? मैं ये कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में से चाइनीज ट्रक्स गुजरते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कौन सी वायलेशन हो रही है उससे? क्या आपके पास जो अगर आप कह रहे हो एक सेपरेट टेरिटरी है, इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस टेरिटरी है, उससे पूछा आपने कहीं पे? एक आप करार बता दीजिए, आपने सीटेक का करार आपको नहीं पता सर? वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं हरिमोहन साहब, रोहित शर्मा साहब, दोनों न्यू दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। आज डिस्कस करेंगे हम हिंदुस्तान की मिडल ईस्ट पॉलिसी को। तो हरी जी, रोहित साहब, मैं आपके लोगों की इजाज़त से कुछ मेरे पास ओवरव्यू है इंडिया ने जो वहाँ पे रिलेशन है मिडल ईस्ट कंट्रीज के साथ, उसका उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है। मोदी साहब ने कुवैत में विजिट किया और वहाँ पे 1981 के बाद पहला विजिट था इंडियन प्राइम मिनिस्टर का। He was accorded a very warm welcome there। और उसके बाद जो टाइज डेवलप हुई कुवैत की, लेकिन ऑल ओवर द गल्फ कंट्रीज आपके पास एक बहुत साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। वो लोग वहाँ पे हज उम्रे के लिए भी जाते हैं, एक ये भी है। फिर वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ से रेमिटेंसेस हैं और आपकी वहाँ से ऑयल इंपोर्ट है, और ये तो एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है। लेकिन आज आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो डेवलपिंग स्टोरी है इस वक्त गल्फ में, सीरिया की सिचुएशन के बाद, द हिंदू न्यूज़पेपर ने, मैं देख रहा था, वहाँ पे रिपोर्ट भी किया है, इसको हाईलाइट किया है मोदी साहब के विजिट के हवाले से, कि ये विजिट उनकी एक ऐसे वक्त में हुई है जहाँ पे कंटिन्यूइंग बम्बार्डमेंट है गजा में इसराइल की तरफ से, एंड अटैक्स ऑन लेबनान एंड यमन आर मेकिंग वेस्ट एशिया पीस अ मोर फ्रेजाइल एंड डिस्टेंट प्रोपोजिशन। Or the ouster of the Assad regime from Syria has also empowered Islamist radicals and could spell more violence। ऐसी सिचुएशन के अंदर कैसे देखते हैं आप? लोगों की समझ में क्या आता है कि इस विजिट की क्या इंपॉर्टेंस है मोदी साहब की वहाँ पे? रोहित जी, आप स्टार्ट करिए, फिर हरी साहब को ज्वाइन करते हैं। देखिए, एक चीज समझिए कि वेस्ट एशिया या आप मिडल ईस्ट बोलिए, जो भी बोलिए, डिपेंडिंग अपॉन विच साइड यू कम फ्रॉम, उधर की जो सिचुएशन है उसमें इंडिया बिल्कुल क्लियरली सामने है। इंडिया ने बोला है वी सपोर्ट इजराइल बिकॉज दैट वाज टेररिज्म। अब पाकिस्तान अपना एक मुख्तलिफ एंगल रख सकता है, पाकिस्तान को राइट है। जहां तक बात है सीरिया की, सीरिया इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। सीरिया में गवर्नमेंट चेंज बहुत साल से कोशिश हो रही थी, और हम और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम और चाइना दुश्मन हैं, साफ साफ सबके सामने हैं। रशिया और ईरान, हमारे ईरान से अच्छे रिलेशंस हैं। यहाँ पे ईरान और रशिया दोनों मिलकर असद को सपोर्ट कर रहे थे, और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो असद के खिलाफ काम। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम रशिया के फेवर में ही रहें हमेशा। हम मिडिल ईस्ट में, यानी कि हमास और इजराइल वाली वॉर में, हम इजराइल के फेवर में हैं और रशिया हमास के फेवर में है। तो ये कोई वो जरूरी नहीं है कि हम किसी को सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं, हम रशिया के साथ रहेंगे हमेशा। सीरिया वाले मामले में इंडिया ने अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन की। हाँ, ये जरूर है कि वहां पे जो कुछ हो रहा था, इतना कुछ पाकिस्तान वैसे सिर्फ लिप सर्विस देने के सिवा पाकिस्तान ने कहीं कुछ किया नहीं है। ना तो इजराइल के फेवर में कहीं पे कुछ लोग उतारे, ना सीरिया के फेवर में कहीं लोग उतारे। लेकिन इंडिया की पॉलिसी, इंडिया हैज बीन अ कंट्री व्हिच वांट्स गुड रिलेशंस विद एवरीबॉडी।
कोविड के टाइम पे हमने ब्राजील तक को दवाइयां दी, हमने अपने सारे नेबरिंग कंट्रीज को दवाइयां दी, सारे नेबरिंग कंट्रीज को। पाकिस्तान से हमारे रिलेशन ही ऐसे हैं कि पाकिस्तान नहीं ले पाया, वरना बांग्लादेश को दी, नेपाल को दी, श्रीलंका को दी, हमने सबको वैक्सीन दी है। तो ये जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में भी हमारे रिलेशंस ऐसे ही हैं। हम वी आर वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद दीज कंट्रीज। और जहां तक बात यह है कि सीरिया की कॉन्फ्लिक्ट, असद हैज गॉन, अब जो नई गवर्नमेंट आएगी विल बी वर्किंग विद देम। हमारी गवर्नमेंट सीरिया वाले केस में बड़ा कॉशियसली काम कर रही है, क्योंकि एक साइड टर्की है, इट वाज टर्की प्लस द वेस्ट, तो एक साइड टर्की है और दूसरी साइड रशिया है। तो हम कॉशियसली वी आर टेकिंग स्टेप्स, बहुत जैसे बोलते हैं कि बहुत सोच समझ के बोल रही है। रोहित जी, वहाँ पे 5 ग्रुप्स हैं इस वक्त जो सीरिया पे मुख्तलिफ इलाकों पे जिनका कब्जा है। एक गोलान हाइट्स के साथ जो उनका जोन है, वहाँ पे इजराइल ने इस वक्त उस इलाके को टेक ओवर किया है। एक मेजर एरिया है वो टर्की के अंडर है। फिर एक कर्ड्स और यूएस सपोर्टेड एरिया है जो कि उनके साउथ में है, वहाँ पे उनका है। फिर एक उनकी नेशनल डिफेंस डेमोक्रेटिक फोर्स है, वो उसको भी यूएस बैकिंग है, उन्होंने भी साउथ के एरिया में कब्जा कर रखा है। और एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो कि सेंट्रल एरिया में जिनका कब्जा है, जहाँ पे डेमास्कस भी है। तो अभी ये नहीं क्लियर हो रहा कि कौन सा ग्रुप वहाँ पे, या सारे ग्रुप जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसमें उनका कोई हिस्सा होगा। What will happen if one group remains outside the government? तो वो क्या करेंगे? तो एक continued war की situation नजर आ रही है, at least for a foreseeable future। तो इसमें इंडिया की जो पोजीशन है, मैं ये समझना चाहूँगा कि इजराइल के साथ डिफेंस इंडिया की ट्रेड रिलेशंस हैं, उसके साथ ईरान के साथ भी चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे सामने है, मैं आपको उसका थोड़ा सा अगर कहें तो ओवरव्यू भी दे दूं। 500 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे इंडिया काम कर रहा है, और उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो एक सलमा डैम का है। इट्स $275 मिलियन प्रोजेक्ट, और 2016 में 2016 में ये स्टार्ट हुआ था। और एक ईरान की सरहद के पास 218 किलोमीटर तवील जारिन डेलाराम शाहराह भी ज़ेर तामीर है, 600 करोड़ रुपए इस पे लगे हैं। और भारत का सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अफगानिस्तान में पार्लियामेंट की इमारत बना रहा है $90 मिलियन। ये तो अफगानिस्तान के अंदर है इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट। So with all putting together, आप थोड़ा गलत बोल गए। अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो होती है जहां पे हम पैसा लगाते हैं और बोलते हैं बाद में इतना रिटर्न देता रहना। हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने उन लोगों को डोनेशन दी है और हमने उन लोगों को डेवलप किया। इंडिया हैज बीन डेवलपिंग अफगानिस्तान। इंडिया ने कभी ₹1 भी वापस नहीं मांगा उनसे, बोला आपका है आप। लेकिन देखिए, आप उसको जैसे भी जो भी लफ्ज दे लीजिए, आप उसे डोनेशन कह लें, लेकिन ये डोनेशन जो है जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट्स होते हैं तो फिर यू आर आल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, एटलीस्ट अ गुडविल, एटलीस्ट योर फुट ऑन द सॉइल। कोई ना कोई तो उन्होंने आपको उसके जवाब में, उसके बदले में कोई रियायत दे रखी होगी ना। हाँ, ये बात आप बोलिए कि फुट ऑन द सॉइल या गुडविल होता है। तो बेसिकली हम अफगानिस्तान हमें क्या दे सकता है? अफगानिस्तान हमें आदाब के सिवा कुछ नहीं दे सकता। उसके पास है ही नहीं। केले तो हमसे ले रहा है, मसाले हमसे ले रहा है, नमक हमसे ले रहा है। आप पैसे बांटते फिर रहे हैं क्या? हमने हमारे बजट में निर्मला सीतारमन ने पैसे बांटे सबको। आप बजट पढ़ लीजिए। नेपाल के अलग एलोकेशन है, श्रीलंका के लिए अलग है, बांग्लादेश के लिए अलग है, अफगानिस्तान के लिए अलग है, भूटान के लिए अलग है। हमने सबको दिए हैं और रिटर्न में हैं, तो हम पैसे बांट ही रहे हैं। सच बात है। हरी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हरी साहब। सर, मालदीव्स का जो अप्रोक्सीमेट 700 करोड़ का बजट था जो इंडिया उनको देने वाला था, वो रिड्यूस किया, तो मालदीव्स जो है उसको प्रॉब्लम आ गई। तो असलियत में हम बांटते हुए नहीं फिरते हैं। असलियत में हमारे जो पड़ोसी हैं, आपको छोड़कर हमारे जो पड़ोसी हैं, वो अगर जरूरत में हैं और हमारे को अगर हम
उनकी हेल्प कर सकते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और नहीं, दूसरी चीज, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ सर। जी। एक वेस्ट का आइडिया है कि अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं तो इन रिटर्न आप मुझे कुछ देंगे ही देंगे। हमारी फिलॉसफी ये कभी नहीं है कि अगर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप हमें कुछ देंगे ही देंगे। भाई नेपाल हमें क्या दे देगा? मंगोलिया भी अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर मंगोलिया गए थे, वहां $1 बिलियन डोनेट करके आ गए। अब $1 बिलियन उनको अगर दिया है किसी चीज के लिए, इसको और सिंप्लीफिकेशन लग रही है ना सारे मामले की। अगर तो ईरान के साथ आपके अच्छे ताल्लुक हैं, आप उनकी मदद करते हैं या अफगानिस्तान की मदद करते हैं, तो ऑफ कोर्स यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रेड रूट दैट इज गोइंग टू सेंट्रल एशिया। ये तो इंडिया का इंटरेस्ट है ना इस बारे में। अब जाहिर है अगर आप वहां पे अब सर ट्रेड रूट किसी से ले लेना या किसी से रिक्वेस्ट करके, सॉरी किसी से, मतलब किसी से हमारे अच्छे रिलेशंस हैं और वो मुझे अपने घर के अंदर से रास्ता दे रहा है तो क्या बुराई है? अब आप उसे कहते हैं कि इट्स अ ट्रेड, कि हमने कुछ अच्छा किया तो रिलेशन खराब नहीं हो सकता। एक मिनट, यहाँ पे पाकिस्तान तो हमें रूट दे नहीं रहा। तो अगर हम ईरान से जाएंगे तो अफगानिस्तान में घुसेंगे, ज्योग्राफिकली देखिए ना, ईरान से अफगानिस्तान में घुसेंगे तो फिर पाकिस्तान में तो घुसेंगे। ऊपर जाने के लिए ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जाने के लिए तो ईरान से स्ट्रेट रास्ता है। आपके सामने मेरा ख्याल था कि ये सवाल पाकिस्तान के वाया पाकिस्तान रूट को हम बाद में आपके साथ करेंगे, लेकिन अभी आपने तस्करा कर दिया तो यहीं पे कर लेते हैं कि अगर इससे इंडिया को क्या फायदा होता है अगर पाकिस्तान ये ट्रेड रूट ऑफर करता है, तो इन रिटर्न इंडिया क्या ऑफर करेगा? ये तो आप बताएंगे, थोड़ा मैं बताऊं? आप प्लीज कंटिन्यू। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अप्रोक्सीमेट अगर मैं रिपोर्ट याद कर पा रहा हूं, 2012-13 की रिपोर्ट है, 2012 और 13 की रिपोर्ट है। उसमें एक रिपोर्ट का हेडलाइन था, वो ईयर मुझे याद नहीं है, ग्लास हाफ फिल्ड या हाफ एम्प्टी, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट है। अगर आप उसे देखेंगे तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान जो ट्रेड रूट ब्लॉक कर रखा है, पाकिस्तान से जो ट्रेड रूट नहीं जा पा रहा, अगर ये ट्रेड खुल जाता है तो 10 साल पहले का एस्टिमेशन था कि इंडिया सेंट्रल एशिया, मतलब सेंट्रल एशिया से बांग्लादेश तक जो ट्रेड रूट डेवलप होगा, इससे $37 बिलियन का ट्रेड होगा जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में होगा। जो अभी उस टाइम पर 10 साल पहले $3 बिलियन था, वो $37 बिलियन होने जा रहा था। अब सर ये जो बेनिफिट है, इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ अटारी बॉर्डर से तोरखम बॉर्डर तक का एक ट्रेड रूट खोलने से, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर अगर इंडिया पाकिस्तान हैंड इन हैंड, जैसे आप सीपैक के लिए आपको लोन लेना पड़ा, बल्कि मुझे तो अब तक यही समझ में नहीं आया कि सीपैक का जो प्रोजेक्ट है उससे होने जाने वाला क्या है। चाइना को जो सी रूट से जो भी ट्रेड होता है उससे कहीं ज्यादा महंगा ग्वादर से जो भी शहर में शिनजियांग, और शिनजियांग से बीजिंग तक का कोई भी रूट होगा वो कितना ज्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर अटारी से शूट करता है तो वो कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान इंडिया के जरिए ट्रेड रूट है, मैं आप ही की बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक मंसूबा था तापी का, ताजिकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन का, उसमें इंडिया ने बैक ऑफ कर लिया था कि हम ट्रस्ट नहीं करते पाकिस्तान को कि अगर इन द इवेंट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट ये बंद कर दें पाकिस्तान तो उससे इंडिया को नुकसान होगा। मेरा आर्ग्यूमेंट इसमें यह है कि अगर पाकिस्तान से ऐसी गैस पाइपलाइन आती है या कोई ट्रेड रूट मिलता है, तो जिस तरह हम इंडस वाटर ट्रीटी भी तो इंटैक्ट रही है ना डिस्पाइट ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो अगर इस तरह की कोई गारंटी मिल जाए तो उसके साथ ये बात एक मजबूती से कायम रह सकेगी। रोहित जी आप कुछ देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में जो कमिटमेंट देना है, वो कमिटमेंट फुलफिल करना है, वो इंडिया ने करना है। वाटर रिलीज इंडिया की तरफ से होना है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं होना। पाकिस्तान की तरफ से कुछ होता तो हमें पता ही था क्या होना था। सच बात तो ये, जहां तक बात यह है कि टैपी पे नहीं, टैपी पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये आईपीआई पाइपलाइन पे था कि आईपीआई पाइपलाइन पे ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन जो थी उसमें बोला गया था कि पाकिस्तान इसको बीच में रोक देता तो हम क्या करेंगे। नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान के उसमें फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे खुर्शीद महमूद कसूरी, उन्होंने बोला था हम आपको इंटरनेशनल गारंटी देंगे। अच्छा, ईरान आपके ऊपर कई $1 बिलियन का वो मार रहा है ना कि आपने ये इंटरनेशनल गारंटी के बाद
पूरी नहीं की तो मतलब हम कैसे मान लें पाकिस्तान अपनी वो कमिटमेंट पूरी करेगा इन द वेक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आजकल आप दूसरे का गैस और तेल और यही सब तो रोकते हो, पाकिस्तान के हाथ में हमारी नब्ज दबी होगी तो पाकिस्तान से लड़ कैसे लेंगे हम लोग? We have security interest, we have एनर्जी सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो हम इसमें कहीं पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और नहीं कर पा रहे तो पाकिस्तान की अपनी फॉल्ट। आपको लगता नहीं है कि ये इट विल वर्क बोथ वेज, कि अगर दोनों मुल्कों के तजारती इंटरेस्ट, ट्रेड इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो दोनों ही एहतियात करेंगे इस बारे में, और ये जो भी कुछ हो रहा है उसमें अगर मुकम्मल खत्म नहीं होता तो बहुत कमी हो जाएगी। डोंट यू थिंक सो? चल तो रहा था, ट्रेड तो चल ही रहा था ना, ट्रेड तो चल ही रहा था, उसको बंद कर किया किसने? पाकिस्तान ने किया, हमने तो नहीं किया। और 370 हमने, पाकिस्तान बहुत बेनिफिट करता है अगर इस ट्रेड से, और ये इस तरह की गैस पाइपलाइंस और आपको ट्रेड रूट्स मिलते हैं, ओपन होता है, तो उसमें बहुत बहुत फिर बेहतरी आ जाएगी मामलात में दोनों तरफ, क्योंकि अगर पाकिस्तान का भी हैवी इंटरेस्ट है उसके अंदर तो व्हाई वुड पाकिस्तान वांट के उसको सैबोटाज किया जाए किसी तरीके से? नहीं तो बदन हैवी इंटरेस्ट की बात बताऊं तो पाकिस्तान को तो फायदा था ही था, हमें जो ट्रेड हो रहा था हमारा वाघा बॉर्डर के थ्रू, ट्रक के ट्रक जाते थे, लेकिन उसको बंद किसने किया? इंडिया ने तो नहीं किया। किस इशू पे? 370 रिमूवल पे। तो 370 रिमूवल पे अगर हमारी गैस बंद करते तो हम क्या करेंगे? मतलब आप उसे भूल जाइए वॉर लाइक सिचुएशन, बट देन पाकिस्तान इज नॉट रेडी टू। हमारी तो समझौता एक्सप्रेस का वो ट्रेन के रेक्स भी वहीं पड़े 5 साल से, वही वापस नहीं लौटे। दैट्स द प्रॉब्लम, पाकिस्तान इंटरनेशनल कमिटमेंट्स नहीं कर रहा। मैं इसमें थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा सर, एक्चुअली क्या होता है, ट्रेड रूट खुलने से ये इट्स लाइक ब्लड वेसल खुलती है, और ब्लड वेसल जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज होती हैं, वो आर्टरीज अगर खुलती हैं और ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट होना शुरू हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर जो टेरिटरी है जिस जगह पर वो ट्रेड रूट चलता है, वहां पर बहुत जबरदस्त लेवल पर जो इकोनॉमी बूस्ट करना शुरू कर देती है। ये इसका हिस्टोरिकल एविडेंस ये है। अभी तक का सबसे जो गोल्डन पीरियड था वो था गुप्ता एम्पायर, गुप्ता पीरियड, इंडिया का गोल्डन। इसमें आपके मतलब हिंदू कुश से शुरू करके और हम ब्रह्मपुत्रा तक अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा, अब सर वहां वो जो गोल्डन पीरियड था, जो सबसे ज्यादा रिच था इंडिया जिस टाइम पर, और दुनिया की 45% जो इकोनॉमी थी वो इंडिया के आसपास घूम रही थी, ये जो भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। तो सर 45 नहीं तो कम से कम 27, दो अलग अलग है 27, तो 27 भी आज के दिन अमेरिका की इकोनॉमी है, जबकि आप ट्रेड करते हैं डॉलर में। सर ये इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं ट्रेड रूट के मामले में या सब चीजों के मामले में, हमें इस चीज को समझना होगा। वो तभी था जब कलकत्ता जो आज के दिन है उसके पास है सोनारगांव, वहां से लेकर पेशावर तक का एक उत्तरापथ नाम का ट्रेड रूट था, और पेशावर से आगे काबुल तक का एक ट्रेड रूट था, और काबुल से वो सेंट्रल एशिया में जाकर और पूरा सिल्क रूट से जुड़ जाता था। जब तक यहाँ ट्रेड चलता रहा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हुण आए, ट्रेड बंद हुआ, इस पूरे के पूरे रीजन में जहां आप अभी सिंध से शुरू कर दें या हिंदू कुश के ईस्ट से शुरू कर दें और कलकत्ता तक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। जब मुगल्स आते हैं या जब गजनी आते हैं, मुगल्स आते हैं मेनली, तो मुगल्स ने जब ये ट्रेड रूट खोला तब जाके अकबर से लेकर औरंगजेब के टाइम पर 100 ईयर्स तक ये ट्रेड पीक पर रहा। लेकिन जैसे ही वहां पर ब्रिटिशर्स आते हैं और ब्रिटिशर्स अफगानों के साथ लड़ते हैं, ये ट्रेड रूट फिर बंद हो जाता है, फिर पॉवर्टी आनी शुरू हो जाती है इस पूरे रीजन के अंदर। तो सर हमें ये समझना होगा कि हिस्टोरिकल एविडेंस भी ये बता रहा है कि ये ट्रेड रूट बहुत प्रॉफिटेबल है, और आज भी अगर इंडिया को सेंट्रल एशिया तक अगर ट्रेड रूट मिल जाता है, ये देखिए पाकिस्तान की तो फेवर में है। मैं उसकी ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूंगा इस वक्त के कैसे फेवर में है। जो एक ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं रोहित साहब, वो ट्रस्ट डेफिसिट वो 370 का लेके उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान ने ट्रेड बंद किया वाघा से, और ये लेकिन उसके अंदर जो भी पोजीशन थी इंडिया की 370 को लेके, शिमला एग्रीमेंट, ताशकंद अकॉर्ड आपके सामने है, ये बायलैटरल इशू था। जब आप उसे यूनिलैटरली एड्रेस करेंगे तो फिर जाहिर है पाकिस्तान रिएक्ट करेगा उसके ऊपर आपके साथ। ये रोहित जी से 370 बायलैटरल इशू था।
कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, 370 तो कश्मीर बायलैटरल इशू था, बायलैटरल इशू था ना जी। आपने ये एग्री किया था? पाकिस्तान ने कहीं पे बोला है, किसी इंटरनेशनल फोरम पे बोला है कि कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू? ये यूएन में बोला हो थी कि ये बायलैटरल इशू तो वो है। तो इंडिया बोलता था ना, वो तो इंडिया बोलता ना बायलैटरल है। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ कि इंडिया ने अपनी कमिटमेंट जो अपना कहा था उसको खुद ही वायलेट कर दिया जब यूनिलेटरल आपने उसको किया। तो आपकी पोजीशन इन दैट ट्रस्ट एरिया वो कैसी रह जाती? नहीं, इंडिया बोलता था कि बायलैटरल इशू है कश्मीर। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या पाकिस्तान ने उसे कभी ऑनर किया था? पाकिस्तान यूएन में जाके क्या बोलता था कि इट इज एन इंटरनेशनल इशू पहले दिन से साइन करने के बाद? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तो अपनी पोजीशन से नहीं हिला, इंडिया अपनी पोजीशन से मूव किया है। इसमें थोड़ा सा मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आपको अपनी बात पे जो स्टेटस चेंज इंडिया ने किया है, पाकिस्तान वो स्टेटस चेंज गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू का 1984 में कर चुका है। और ये स्टेटस चेंज जब आपने अपना और इसे 5th प्रोविंस बनाने का प्रोसेस पहले से शुरू करवा रखा है, ये पहले से आप लोग इसे कर चुके हैं। तो हमें जब आप कहते हैं इंडिया इशारा होता है, सबसे पहले जो 1984 में आपने स्टेटस चेंज किया, इंडिपेंडेंट स्टेट उसको हम वो पाकिस्तान के अंदर मर्ज नहीं है ये दोनों एरियाज, उनको नहीं है। एक पाकिस्तान के अंदर मर्ज नहीं है दोनों एरियाज, तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे है उसमें गिलगित बाल्टिस्तान में? प्रोविंशियल स्टेटस नहीं है गिलगित बाल्टिस्तान का पाकिस्तान में, नहीं। अच्छा, तो वो क्या है, क्या स्टेटस है उसका सर, क्या स्टेटस है? वो ओलंपिक्स में अलग जाता है फ्लैग के साथ, कश्मीर भी वही स्टेटस है जो कि कश्मीर यूएन में सीट है उसके पास। नहीं, वही स्टेटस है जो कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ था 370 से। हमारे पास स्टेट है, हमारे पास स्टेट है बॉस, हमारे पास स्टेट है। एक मिनट, हमारे पास स्टेट है। मैं बोल रहा हूँ कि वो आपकी प्रोविंस नहीं है, तो वो क्या यूएन में उसका एक आदमी बैठा हुआ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जिसे आप आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसका एक आदमी बैठा है यूएन में? नहीं। क्या गिलगित बाल्टिस्तान का बैठा है? नहीं। तो ये बोलिए ना कि हमारी कॉलोनी है वो, जैसे अंग्रेजों ने इंडिया को कॉलोनी बनाया था वैसे हमने कॉलोनी बनाया, गुलाम है हमारे। स्टेट बोलिए, स्टेट बोलिए। वो अपनी खुशी से पाकिस्तान के साथ है, वो अपनी खुशी से पाकिस्तान के साथ है या पाकिस्तान क्लेम कर रहे हैं? उनकी एक बार हम सुनते हो, हमने मरियम नवाज ने जो वीडियो ट्वीट किया था जिसपे आजादी आजादी नारे लग रहे थे, और अभी हमने देखा कितने आ रहे थे। क्या छोड़ दो? अच्छा, मरियम नवाज आपकी चीफ मिनिस्टर जो ट्वीट कर रही है उसको छोड़ दूं, है ना? बाकी जो चूचू राम और रामू राम बोल रहे हैं उसकी बात मान लूं मैं, बन्ने मियां बोल रहे हैं और वो खान चाचा बोल रहे हैं उसकी बात मान लूं। बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो एक अनएंडिंग डिबेट है। हम जरा ट्रेड रिलेशंस के ऊपर आते हैं, ये ट्रेड रूट के ऊपर। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। लेट्स से हरि जी कि एक ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं, मेरी उसके अंदर मैंने अपने प्रोग्राम्स में बात की, एक तजवीज है कि जो डिस्प्यूटेड एरियाज है, नेमली कश्मीर या जो भी और प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, अगर हम उसे एमिकेबली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं किसी तरीके से, वो उस डिबेट को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसे पॉज कर देते हैं 50 साल के लिए। Maybe next generation will be in a better position to handle it. तो और ये करने के बाद अगर ये इस तरह का हिंदुस्तान पाकिस्तान में एग्रीमेंट होता है, तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता भी निकल आएगा when this is out of the way. क्या कहना सर? ये मैं इसमें थोड़ा सा ये पूछना मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि कोई डिस्प्यूट जो है वो पाकिस्तान के साथ ही है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के बिहेवियर के साथ है। ये डिस्प्यूट चाइना के साथ भी है। चाइना हमारे साथ लड़ेगा, बॉर्डर के ऊपर करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो कुछ भी करेगा, लेकिन कम से कम वो हमारे यहाँ टेररिज्म को एक्सपोर्ट नहीं करता, या हमारे यहाँ किसी भी तरीके से वो इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं कर रहा होता जिस तरीके से पाकिस्तान से हमें प्रॉब्लम आती है। पाकिस्तान के अंदर कैंप्स चलते हुए नजर आते हैं, पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे हर वो चीज होती है जो भारत इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश कर रही है। ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पार्लियामेंट तक के ऊपर अटैक हो जाते हैं, हमारे बॉम्बे पे अटैक हो जाते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो डिक्लेयर्ड या जो हमें वांटेड टेररिस्ट हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो अगर पाकिस्तान में बैठे हुए और वो आपके यहाँ रैली कर रहे हैं, प्रॉब्लम उसमें है सर। एक बार उस चीज को आप आउट करके देखेंगे, चाहे वो हाफिज सईद है, चाहे वो मक्की मारा गया है वो हो गया, चाहे कोई भी हो गया, प्रॉब्लम इनके साथ है। और इंडिया यही कह रहा है कि टॉक्स एंड टेरर कांट गो हैंड इन हैंड।
इसका मतलब ये है कि सर आप डेफिनेटली ये प्रॉब्लम पाकिस्तान को अफगानिस्तान से आ रही है, और आपने देखा ये भी चंद दिन पहले पाकिस्तान को वहां पे सर मैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान के मामले में एक बात यही कहूंगा, पाकिस्तान को जो अभी प्रॉब्लम आ रही है ना सर, हम बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अफगानिस्तान जो आज के दिन पाकिस्तान से बिहेव कर रहा है, पाकिस्तान यही बिहेवियर पिछले कई मतलब 7 डिकेड से इंडिया के साथ करता रहा है। तो आप जो इस टाइम पर जो शिकायतें पाकिस्तान के अफगानिस्तान से कर रहा है, इंडिया को भी एग्जैक्टली वही शिकायतें पाकिस्तान से है। उसमें हमारे पास तो बिल्कुल क्लियर एविडेंस है कि इंडिया में वहां पे वो वहां पे प्रमोट कर रहे हैं इस किस्म के बिहेवियर को। हाँ, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ। अच्छा, वो डेट, वो 15 अगस्त की डेट आपको भी याद होगी और मुझे भी याद होगी, जिस दिन तालिबान काबिज हुआ था, राइट? उससे पहले पाकिस्तान की डोवियर निकाला था ये कि ये जितने भी ना सबके ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में बना रखे हैं रॉ ने, और सबको ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग देकर के वहां से अटैक कराती है। उसके बाद तो आपकी अपनी गवर्नमेंट आ गई थी ना, जिसको आपके ही प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि ये हमारे लोग हैं, शहरी हैं, हमारे यहाँ रह के पढ़ते हैं। आज हकीकी गवर्नमेंट आई है, लोगों की गवर्नमेंट आई है ना। आपके लोग थे ना, आप ही के डीजी एसपी जाते थे, गवर्नमेंट बनवा के आए थे ना, एक भी कैंप क्यों नहीं मिला? नहीं मिला होता मुझे बताइए, मैं दिन में मान लूंगा। एक कैंप नहीं मिला, बड़े कैंप बताते थे आप। अरे उसके बाद चलिए हम वहां से भेज रहे हैं, मान लिया, चलो आपकी बात मान लेते, ठीक है, जो भी आप लोग, हम इंडिया वहां से टेररिज्म भेजता है। अरे ये हैं तो आपके लोग, गवर्नमेंट तो आपने बनाई थी, हथियार तो तालिबान को आप देते थे, तो वो इंडिया कहां से आ जाता था इसमें? तो अफगानिस्तान को अमेरिका देता रहा है ना, हम हमारे पास तो हम उनको दे रहे थे अफगानिस्तान को। पक्का। तो आपके जब प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे थे, हम मिडिल ईस्ट के इधर आ गए हैं, इट्स अ वेरी टेम्पटिंग, लेकिन अब ये बात शुरू हो गई है तो उसको बात को तरीके से खत्म कर लेते हैं। सर मैं दो तीन चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, प्लीज, 2-3 चीज, जस्ट गिव मी सम टाइम सर, मुझे टाइम दीजिए। हाँ, एक नहीं, आपके अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब का स्टेटमेंट है कि हमने तालिबान को हथियार दिए थे यार, वो स्टेटमेंट, और एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दिया था उन्होंने जी हथियार, हमको बना के तो नहीं दे रहे थे यार। वो आपके कंट्री में गोली बनती नहीं है, वो आप खरीद के दे रहे थे, दे तो आप ही रहे थे ना। तो मैं वो अच्छा, आपने कुछ बोला, आपने बहुत सही चीज बोली, 2 चीजें बोली, मैं जरा उसका जवाब क्विकली दे करके फिर विल कम टू दिस पॉइंट। आपने एक चीज बोली कि यूनिलैटरली इंडिया ने चेंज कर दिया। भाई साहब, यूनिलैटरली पाकिस्तान ने जब ये शिमला एग्रीमेंट साइन किया था, उसके उसी साल साइन करने के बाद फर्स्ट यूएन का जो सेशन हुआ था, उसमें जाके बोला इट इज एन इंटरनेशनल इशू। जब आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो इंडिया, मतलब इंडिया ने सारे मेडल पहन रखे ना कि हम ही सारे। अच्छा सर, वो सक्षम वैली का थोड़ा सा इशू है मेरा, तो एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ भैया, इसमें एक चीज जोड़ना। अरे मोहन जी, एक मिनट, इंडिया, आप हर साल बोलते रहे कश्मीर इज एन इंटरनेशनल इशू, आपने कभी नहीं बोला। आप यूएन में गए, आप हर जगह चीखे जाके, इंटरनेशनलाइज आपने किया उसको। बायलैटरल यूनिलैटरल तो कभी माना ही नहीं, आपने बायलैटरल कभी नहीं माना उसको। और आप जब 370 हट गई तो इंडिया वेंट बैक ऑन इट्स पोजीशन, ये तो आप मान रहे हैं ना। पाकिस्तान पहले दिन से हट जाए, इंडिया ना हटे, क्यों नहीं हटे? बट इंडिया आल्सो वेंट बैक ऑन इट्स पोजीशन। यस सर, राइट, ये बात हो गई। अच्छा नहीं, यूनिलैटरली मींस आप क्या पूरी वर्ल्ड में कंसेंसस बना करके उससे बैक आउट हुए थे जब आप नहीं मान रहे थे? जी हसन जी, एक मिनट यार, हरिमन भाई एक मिनट रुक जाओ। आप बोलते हो कि यूएन की करारदाद नहीं मानी इंडिया ने, यूएन के इतने सारे रेजोल्यूशन है। 1963 सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट, आपने 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना को दे दी, कोई क्या यूएन से पूछ के दी थी? किसने पूछ के दी थी? कश्मीरियों से प्लेबिसाइट करा के दी थी? किसने पूछ के दी थी? आप मत मानो यूएन की करारदाद, इंडिया ही माने, क्यों? उन्होंने अपना कुछ दिया था, पाकिस्तान ने उनके साथ कर लिया था एडजस्टमेंट। ये भी यूएन ने लिखा था कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो कश्मीर की जमीन की। यूएन में कभी इंडिया ने उठाई हो तो फिर उसके ऊपर बात होती। नहीं, मतलब इंडिया नहीं उठाएगा तो आप यूएन की करारदाद को बचा दोगे? आप यूएन की करारदाद को नहीं मानोगे? आपने यूएन की करारदाद को तोड़ा है।
अगर ये पाकिस्तान ने कोई इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की थी तो इंडिया उसको उठा लेता यूएन में जाके। आप तो कभी नहीं, हमसे ना पूछो, आपका अपना स्टैंड है कि कश्मीरी डिसाइड करेंगे। कश्मीरी ने डिसाइड किया था, आपके हाथ में कोई प्लेबिसाइड है इंडियन साइड ऑफ कश्मीर का कि आपने दे दी जमीन? नहीं तो वो किससे पूछ के दिया आपने? या आप यूएन से पूछी? आपने यूएन से पूछा था? बताइए कौन सा वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन था कि जमीन दे दी जाए? हम पाबंद नहीं थे यूएन से पूछने के। हाँ तो हम पाबंद हैं। हाँ, हम पाबंदी से लगाए हैं। आप पाबंद इसलिए हैं कि यूएन आप ही गए थे और आप ही ये रेजोल्यूशन लेके आए थे, पाकिस्तान नहीं गया। अच्छा, इसका मतलब हम गए थे तो यूएन के जितने रेजोल्यूशन हमारे ऊपर पड़ते हैं, आपके ऊपर कोई नहीं पड़ता है ना? यूएन नहीं, आप यूएन के पापा हैं, यूएन आपसे पूछे, हम यूएन से पूछे हैं। रोहित जी, आप तो मांग के लेके आए थे यूएन से, हम तो नहीं गए थे वहां। मतलब बोल दीजिए ना, एक बार आपका प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि यूएन की कोई भी किसी भी रेजोल्यूशन को हम नहीं मानते, हम उसके बाद देख लेंगे क्या करना है हमने। ऑनर किए यूएन रेजोल्यूशंस, हम जाहिर है अगर ये ईरान का मामला है। नहीं, एक बार आपके प्राइम मिनिस्टर, एक बार आपकी गवर्नमेंट कि यूएन की किसी भी रेजोल्यूशन को हम नहीं मानते, उसके बाद हम बता देंगे पाकिस्तान को कैसे यूएन के रेजोल्यूशन माने जाते हैं। ये भी आप नहीं। हरी जी कहना चाहेंगे? जी कहिए। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आप है ना थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड्स को यूज कर रहे हैं, मैं उस चीज पे एग्री नहीं कर पा रहा। सबसे पहली बात, अगर आप प्लेबिसाइड की बात करते हैं तो प्लेबिसाइड दोनों तरफ से होना चाहिए। दूसरी बात, प्लेबिसाइड से पहले जो रूल्स हैं, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं, 3 में से आप तीसरा पॉइंट बोलते, पहला और दूसरा नहीं बोलते। और सबसे पहला पॉइंट है कि पाकिस्तान को अपनी आर्मी बाहर निकालनी पड़ेगी। दूसरी बात ये मिनिमल आर्मी पार्ट मुशर्रफ साहब ऑफर करके आए थे, डिमिलिटराइज आए थे। मुशर्रफ जो भी मामला था वो था, मतलब वो इग्नोर हो गया था, उसके ऊपर कोई सिग्नेचर नहीं हुए थे। लेकिन मैं तीसरी बात बता रहा हूँ, आप उठाते प्लेबिसाइड। चलिए हम आपकी प्लेबिसाइड वाली बात को थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं। सर सक्शगम वैली, जैसे रोहित जी ने कहा, आपने क्या उसको चाइना को ट्रांसफर करते हुए किसी तरीके का कोई प्लेबिसाइड करवाया? दूसरा, सर आपने सीपेक के लिए पूरे के पूरे गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू को आपने जिस तरीके से चाइना के हवाले कर दिया और इतनी बड़ी बड़ी टेरिटरीज चाइना को दे दी, उसके मामले में आपने कोई प्लेबिसाइड करवाया किसी? चाइना यूज कर रहा है ट्रेड रूट, उनके हवाले तो नहीं किया। आपने दे कैसे दिया? हमने तो किसी को कुछ नहीं दिया, आपने दिया है। हम तो आज भी चाहे आपने जो कश्मीर, हमारा जो कश्मीर है उसके ऊपर हमारा जिस तरीके का आपके कश्मीर में प्रॉब्लम एक चीज और है, प्रॉब्लम ये हमने जाते नहीं है, वो क्या लोग एरिया है फॉरेनर्स के लिए। कश्मीर की हमने डेवलपमेंट करके दिखाई है सर, जितना पूरे का पूरा गिलगित बल्तिस्तान की बहुत डेवलपमेंट की है, वहां पे क्या? अच्छा, एक मिनट, आप क्या बोले? आप क्या बोले? इंडियन साइड ऑफ कश्मीर नो गो एरिया है फॉरेनर्स के लिए? मैं ये कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में से चाइनीज ट्रक्स गुजरते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कौन सी वायलेशन हो रही है उससे? क्या आपके पास जो अगर आप कह रहे हो एक सेपरेट टेरिटरी है, इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस टेरिटरी है, उससे पूछा आपने कहीं पे भी? एक आप करार बता दीजिए। आपने सीपेक का करार आपको नहीं पता सर? आपकी कंट्री को सीपेक का एग्रीमेंट नहीं पता कि वो क्या है? आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। नहीं, आपके कश्मीर में इंटरनेशनल लोग यानी फॉरेनर्स जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? खूब जा सकते हैं। एक मिनट, कहां पे फॉरेनर्स कहां जा सकते हैं? इंडियन साइड ऑफ कश्मीर की पूछ रहे हैं? साइड ऑफ कश्मीर में फॉरेनर्स जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहे हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल। आपने अखबार पढ़ा था, यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वो फॉरेनर है या इंडिया का पार्ट है? और वो G20 जो हुआ था वो ये लॉजिक ये बता रहे हैं कि हसन साहब ये लॉजिक बता रहे हैं कि अगर इंडिया में फॉरेनर आ सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो गिलगित बाल्टिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? डिस्प्यूटेड एरिया है, ये कह रहे हैं सर आपने वो टेरिटरी बेच दी है। नहीं, एक मिनट, वो टेरिटरी आपने बेच दी और सारा पैसा आप कहाँ गए हैं? कश्मीर वाला जो है और जम्मू वाले जो है वो तो भूखे मर रहे हैं बेचारे, वो रोज आपके बॉर्डर पे आके खड़े रहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको हर तरह की सहूलत हासिल है। उनका एक क्लेम था कि वो उनको ये दुनिया को चूरन ना बेचे। वो वीडियो देखा था आपने जो आके बोला था कि बॉर्डर खोलो, हम इंडिया जाएंगे? पता है, नहीं तो कहेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम ये वो आगे नहीं बोल पाते।
और वीडियोस के ऊपर नहीं हम डिसाइड कर सकते इन मैटर्स को। वीडियोस तो मैं आपको अच्छा, तो किस चीज पे डिसाइड कर सकते हैं ये डिसाइड करेंगे ये अच्छा, बताइए। एक मिनट यार। अच्छा ये बताओ, अगर जम्मू एंड अगर पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर, जिसको आप आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो अगर एक सेपरेट टेरिटरी है, तो कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ता है तो उसको पाकिस्तान के लिए लॉयल्टी की वो साइन क्यों करना पड़ता है भाई? कोई लॉयल्टी के लिए साइन, वो पाकिस्तान के साथ लॉयल है। नहीं, लॉयल हैं वो, तो वो साइन क्यों करना पड़ता है? लॉयल तो मैं भी हूं इंडिया के लिए, मुझे तो नहीं साइन करना पड़ता ना। इंडियन साइड ऑफ और क्या कश्मीर सारे पाकिस्तानियों को साइन करना पड़ता है, सिर्फ कश्मीरियों को? बिल्कुल ऐसी 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 कभी बात हमने नहीं सुनी। आपको पता नहीं ये बात किसने बताई है कि लॉयल्टी किसे साइन करना? यूएन की रिपोर्ट है जिसमें ये बोला है। मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूं कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो भी इलेक्शन पूरा आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से सब लोग, मैं बीसियों लोगों को जानता हूँ जाती तौर पे जो मुजफ्फराबाद से लाहौर में काम कर रहे हैं। तो यूएन की रिपोर्ट पे पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? उनके पास यूएन की रिपोर्ट पे आईडी कार्ड उनके पास होता है। यूएन ह्यूमन राइट्स की कमीशन की रिपोर्ट में लिखा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई भी इलेक्शन लड़ता है तो उसे पाकिस्तान की लॉयल्टी के लिए उसे साइन करना पड़ता है एक फॉर्म पे। इस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? इस साल की वो रिपोर्ट आई थी, सेम चीज लिखी थी। नहीं, वो तो जब कोई भी हलफ उठाता है पाकिस्तान में, आपने देखा है जो पाकिस्तान का ओथ होता है उसमें सभी बोलते हैं इलेक्शन लड़ने के बाद तो सबको ओथ लेनी पड़ती है, इलेक्शन लड़ने से पहले लॉयल्टी साइन करनी पड़ती है, उस पर क्यों नहीं? करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन जाके जब आप नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हैं सबको करना पड़ता है वहां पे। इंडिया में तो नहीं करना पड़ता किसी को। अब क्या नहीं होता होगा हमारे That you are loyal to, नहीं, why should a person जिसका एक अलग कंट्री है, आप बोल रहे हैं कि अलग कंट्री है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान, आप बोल रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, वो एक अलग कंट्री है, तो वो पाकिस्तान के लिए लॉयल्टी क्यों साइन करे? जाके कहूंगा कि मैं पाकिस्तान के साथ वफादार रहूंगा, ये हमारा इंटरनल मामला है कि हम अपना ओथ कैसे डिजाइन करते हैं। इंटरनल कैसे हो गया? अभी तो आप बोल रहे थे अलग कंट्री है, आपका अलग स्टेट नहीं है, वो अलग कंट्री। अभी तो बोल रहे थे 10 मिनट पहले इसी प्रोग्राम में बोला आपने अलग कंट्री है, वो पाकिस्तान के साथ। क्या है उसका स्टेटस? इसका मतलब वो आपके कंट्री का, या तो वो आपके कंट्री का पार्ट है या अलग कंट्री है। एक सेंटेंस पे आ जाइए। पाकिस्तान उनका एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है और वो पाकिस्तान के साथ अपनी मर्जी से जुड़े रहे। व्हाट इज इंडिपेंडेंट स्टेटस? इंडिपेंडेंट स्टेटस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्टेटस गुलाम है, पंजाब गुलाम है, खैबर पख्तूनख्वा गुलाम है, बलूचिस्तान गुलाम है। अब ये तो अब आपकी लैंग्वेज है कि आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन बॉस, मेरी लाइन नहीं है। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। क्या वो इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं रखते? इंडिपेंडेंट स्टेटस से मुराद क्या लेना चाहते हैं कि वो एक अलग मुल्क है? मैं पूछ, आपने बोला इंडिपेंडेंट स्टेटस है, मैंने तो क्वेश्चन पूछा, उसका मुराद क्या है आप बताइए मुझे। It is a territory on which Pakistan has a claim. India has a claim. Has a claim or has occupied it? No, we have not occupied it. Then what is the status? You have Then what? occupied. आर्मी तो आप ही ने भेजी थी। No. पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मेरे साइड की कश्मीर की तो बात ही नहीं होगी, उसकी हम बात करेंगे। उसका स्टेटस क्या है? आपके साइड की कश्मीर की बात क्यों नहीं होगी? बात तो आपने शुरू की थी 370 के साथ। आपसे पूछ रहे हैं कश्मीर का स्टेटस क्या है। चलिए ये डिबेट छोड़ें, बात ये हो रही थी कि सर उसी पे तो हम बात कर रहे थे, आप फिर बोल रहे डिबेट छोड़ें, हम उसी पे बात कर रहे थे। दैट वाज द टॉपिक। पाकिस्तान इंडिया ट्रेड रिलेशंस। नहीं, अब आप जो नहीं बोलना चाह रहे सर उसे बात हो रही है। ट्रस्ट डेफिसिट जो आप नहीं बोलना चाह रहे वो मैं बोल देता हूँ। Pakistan occupied Kashmir is a territory of Pakistan. They have no status. Just a minute. मैं बोल देता हूँ ना, Pakistan occupied Kashmir occupied Kashmir is a territory of Pakistan जिसके पास कोई राइट्स नहीं है। उनको एक प्रेसिडेंट दिया हुआ है जिसके पास चपरासी से खराब पावर्स है, एक झंडा दिया हुआ है जिसका शायद वो आपकी खुशी है, आपने ऐसे बोल दिया। आपकी खुशी है, सच तो यही है, बहुत सच यही है। एक प्रेसिडेंट है, एक कंट्री का प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, एक कंट्री नहीं, जस्ट अ मिनट, आपका सच है। लेट मी फिनिश। Let me finish. सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर वो इंडिपेंडेंट कंट्री है तो आपके लिए लॉयल्टी क्यों करेगा, ये तो बताइए। हरिमोहन जी एक मिनट। हसन साहब, एक कंट्री का फॉर्मर प्रेसिडेंट कभी आपने देखा है वो किसी दूसरे कंट्री में जाके एम्बेसडर बन जाए? देखा है आपने? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का फॉर्मर प्रेसिडेंट वो अमेरिका में एम्बेसडर बना था, कभी देखा है आपने?
ये इंडिया का गवर्नर नहीं बनेगा, इंडिया का गवर्नर नहीं बनेगा, इंडिया का चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा कहीं पे। आपने उसको गवर्नर चीफ मिनिस्टर से भी नीचे रखा हुआ है। मुल्क का अलग सिस्टम है उसमें। आप अमेरिका का गवर्नर बता दो कोई एक स्टेट का जो कहीं पे एम्बेसडर, जस्ट मिनट, एम्बेसडर इज अ लोअर रैंक देन गवर्नर। आपने प्रेसिडेंट को साले को एक एम्बेसडर बना दिया, इसका मतलब क्या उसकी पोजीशन है? एम्बेसडर से भी खराब सिचुएशन है उसकी, प्रमोशन पे गया ना वो। ये ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर रहा है या प्रेसिडेंट रहा है, तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनना चाहे, जरदारी साहब बनना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, जाहिर है उसको बनना चाहते थे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सर, डी फैक्टो और डी जूरे दो पोजीशंस में ऊपर नीचे हो सकता है। आप तो बिल्कुल स्टेटस ही चेंज कर रहे हैं ना बंदे का। नहीं, आपके कंट्री में कोई आदमी प्रेसिडेंट बनने के बाद मिनिस्टर बना है, या आपके कंट्री का कोई प्रेसिडेंट कहीं पे आपके, ठीक है, मैं कहता हूं कि आपका सुन तो लीजिए, आपके कंट्री का एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, आपके कंट्री का एक प्रेसिडेंट, व्हाट अ मैटर ऑफ चॉइस सिर्फ ये घटिया चॉइस सिर्फ कश्मीरी के लिए है। आपके कंट्री का जरदारी को बनाइए ना गवर्नर कहीं का, इसके ऊपर इंपोज नहीं कर रहे ये चॉइस। अगर वो अपनी खुशी से बनना चाहते हैं जरूर बने, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? इट इज एन ऑनरेबल पोजीशन टू बी एन एम्बेसडर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज एन ऑनरेबल पोजीशन टू बी एन एम्बेसडर फॉर whom? फॉर अ प्रेसिडेंट? नो हार्म इन इट। आपने देखा है, हैव यू एवर मेड हिम? अगर नहीं आपने देखा है वो स्पेशल क्लिंटन साहब, अरे यार ये तो मैं भी बोल दूंगा ना कि इट इज एन ऑनरेबल पोजीशन फॉर अ प्रेसिडेंट टू बिकम अ स्वीपर। आप बना दोगे? हमारे मुल्क में है। किस आपके मुल्क में क्या है? एक को छोड़ के, इस बेचारे एक को जिसकी आपने बेइज्जती कर दी, उसको बना दिया एम्बेसडर प्रेसिडेंट को, और इसके सिवा कोई और मुझे एग्जांपल बता दीजिए, एक एग्जांपल बता दीजिए। चलिए जरा लैंग्वेज का नहीं, अरे बेचारे की बेइज्जती तो हुई है। लास्ट लाइन में बोलना चाहूंगा सर No, I'm not carried away. I'm telling you the reality. You're trying to escape from the reality. शर्मा जी, आपके पास पूरा इख्तियार है, पूरा राइट है अपनी रियलिटी बयान करने का, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। जी हरी जी। देखिए बॉटम लाइन हम इस पे आए हैं कि हमने मिडिल ईस्ट पे स्टार्ट किया, उससे हम पहुंचे ट्रस्ट डेफिसिट पर, और ट्रस्ट डेफिसिट हमारे इस लेवल पर इतना है कि हम लोग कश्मीर पर आकर ऐसे उलझे कि हम एक कॉमन ग्राउंड पर नहीं आ पाए। तो ये है हमारा और आपका ट्रस्ट डेफिसिट। उसमें इंडिया को ब्लेम ना करें, आप अपना बताएं कि आप किस तरीके से चेंज कर रहे हैं और कितना ट्रस्ट बिल्डअप के लिए आपने क्या काम किया। ठीक है, आपने जो काम किया, सीधी सी बात है, पीठ में छुरा घोंपा, और यही चीज इंडिया समझ चुका है। पहले फिर भी हमारी जो गवर्नमेंट थी वो बात कर लेती थी, इस बार वाली गवर्नमेंट बात करके भी राजी नहीं। बॉटम लाइन हमारे डिस्कशन की ये है। You keep it out of the way. You are not interested. We are not interested. Simple as that. फायदे की बात है, आपके भी हमारे भी। आपका नहीं, आपको नहीं पता है। We have a lot of profits with other things. तो आपको हमारे प्रॉफिट की टेंशन ना लें, आप बताएं आपको कितना प्रॉफिट है। Now you come to the point exactly. So आपकी अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट वहां पे, अब आप ये जो आपने शुरू में बात की थी कि वो हम किसी प्रॉफिट को माइंड में रख के नहीं कर रहे, तो now we come to the point, उसमें आपका प्रॉफिट है। मिडल ईस्ट की बात हो रही थी कि जो वहां पे सिचुएशन डेवलप हुई है सीरिया में, आपने जो वहां पे गल्फ कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस अपने बनाए रखे हैं, और अभी जो मोदी साहब की जो मैंने शुरू में आपके सामने रखा, कुवैत गए और वहां पे उन्होंने अपनी एक जाहिर है उनकी बड़ी आवभगत हुई और वहां पे उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की। तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जो वहां पे मिडिल ईस्ट में डेवलप हो रही है, आप कैसे देख रहे हैं कि इंडिया के लिए आगे वहां पे क्या चैलेंजेस हैं मिडिल ईस्ट में, इन अ सिचुएशन दैट इज गेटिंग वर्स एवरी डे? दैट्स द थिंग। जी हरी जी। रोहित जी से क्वेश्चन है। हरिमोहन जी प्लीज आप बताइए हरी जी। हरिमोहन साहब, देखिए हमारे लिए वहां पर जो चैलेंजेस हैं कंट्री वाइज अलग अलग हैं, और चैलेंजेस मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर वैसे हैं जैसे आज से हम 40-50 ईयर्स बैक देखते थे। बल्कि पहले क्या होता था, पहले इंडिया को जरूरत थी मिडिल ईस्ट की ऑयल गैस यानी एनर्जी सप्लाईज के लिए। आज के दिन जितनी इंडिया को जरूरत है अपनी एनर्जी सप्लाईज के लिए, उतनी ही
मिडिल को जरूरत है, इस मिडिल ईस्ट को जरूरत है, या जिसे कहते हैं वेस्ट एशिया को जरूरत है इंडिया की अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया में अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आ रही हैं और ऑयल और गैस से लोग दूर हट रहे हैं, उसे वो चीज मिडिल ईस्ट को समझ में आ गया है कि उन्हें एक सेफ कंट्री चाहिए जहां वो इन्वेस्टमेंट कर सकें और जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो एस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेव कर सके। चाइना के ऊपर उन्हें ट्रस्ट नहीं है, यही रीजन है चाइना से इन्वेस्टमेंट ले तो लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते नहीं है चाइना के अंदर। लेकिन इंडिया को अगर आप देखते हैं तो इंडिया के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और जिस तरीके से इंडिया दुनिया के साथ चल रहा होता है, चाहे $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया कर रहा है इंडिया में, चाहे $75 बिलियन के इन्वेस्टमेंट यूएई कर रहा है, कुवैत में भी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, हो सकता है अगली बार कोई विजिट हो और अगली बार कोई किसी तरीके की हमारी कोई बायलैटरल टॉक्स हो और उसमें हमारे को सुनने में आए कि अप्रोक्सीमेट 50 या $100 बिलियन कुवैत भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कतर के साथ हमारा 26 या 28 ईयर्स का कुछ हमारा गैस का जो एक्सचेंज है वो हो चुका है $78 बिलियन के आसपास का। इसी तरीके से ओमान जो है अप्रोक्सीमेट, जहां तक मुझे याद है, एग्जैक्टली फिगर मुझे याद नहीं है, $100 बिलियन के आसपास का ओमान का इन्वेस्टमेंट है। तो सर असलियत में जो रियलिटी है वो ये, और जॉर्डन के साथ जिस तरीके से हमारे रिलेशंस अच्छे बढ़ते जा रहे हैं और हैफा पोर्ट तक, यानी अगर हम IMEEC की बात करते हैं तो पहले इंडिया वाज अ कस्टमर ऑफ ऑयल एंड गैस, नाउ इंडिया इज गोइंग टू बी द पार्टनर ऑफ देयर प्रोग्रेस। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, जो ट्रेड रूट डेवलप करने की बात की जा रही है, ऑयल और गैस पाइपलाइन डेवलप करने की बात की जा रही है, वो ये चीज बता रही है कि इंडिया आज के दिन एक पार्टनर की फॉर्म में उभर रहा है। और ये जो पार्टनर है, यहां चाइना उस जो बस इंडिया मिस करने की सोच रहा था, पाकिस्तान उसके बारे में कभी सोच भी नहीं पाया था, वो बस चाइना मिस कर चुका है और इंडिया के हाथ में वो आ चुकी है। और जो सितंबर G20 मीटिंग, सितंबर में जो G20 मीटिंग हुई है उसमें इंडिया को बेनिफिट हुआ है। जी रोहित जी, ये जो अभी हरी साहब ने बात की है कि सऊदी अरब ने $100 बिलियन लगाए और बाकी मुल्कों ने, गल्फ के मुल्कों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की। आप जानते हैं कि गल्फ के मुल्क यूएसए की, खास तौर पे जिन मुल्कों की हम बात अभी कर रहे हैं, आपने जिनका तस्करा किया, यूएसए की मर्जी के बगैर तो ये कोई चीज नहीं खरीदते बेचते। जाहिर है जब इंडिया को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी, आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की यूएसए ने, तो उसके बाद आइडिया वाज एज इट गोस एवरीवेयर, सभी जानते हैं, इट्स नॉट अ सीक्रेट के प्रिपेयरिंग इंडिया अगेंस्ट चाइना। और उसी लिए उन्होंने, मैं मानना चाहूंगा कि गल्फ कंट्रीज को भी उन्होंने कहा कि जी इंडिया की तरफ रुख करें, वहां पे पैसा लगाएं जाके, जो भी मार्केट डेवलप कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट बेनिफिट्स एवरीबॉडी, आपको भी फायदा है, उनको भी फायदा है, यूएसए को भी फायदा है। बट मेन आइडिया जो था वो इंडिया को तगड़ा करना था अगेंस्ट चाइना। पाकिस्तान इज नॉट द टारगेट, इसलिए हमारा वरी नहीं है ये। वो बहुत अच्छा है आपके उनके साथ रिलेशंस हो, सब एंजॉय योरसेल्फ। आपको लगता है बहुत नैरोली आपने सोचकर बता दिया। सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है गल्फ में, और उसमें जो ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है, अब इजराइल आपके साथ, उनके साथ एक आपकी डिफेंस रिलेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनके साथ भी है। ग्रेटर इजराइल और जिसके अंदर टर्की के टेरिटरीज हैं, सऊदी अरेबिया की 33% उसके अंदर टेरिटरी शामिल है ग्रेटर इजराइल के अंदर। डू यू सपोर्ट द आइडिया ऑफ ग्रेटर इजराइल एंड येट रिमेन फ्रेंड्स विद देम? अच्छा, एक चीज, 2-3 चीजें आपने यहाँ पे इकट्ठी पूछ ली, इसलिए मैं उसको क्लैरिटी से दूंगा। सिंगल क्वेश्चन, do you support the idea of greater Israel that includes the territories of all these countries जिनके साथ अब आप पार्टनरशिप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम से कम 10 बार क्लैरिफाई कर चुकी है, हम 2 नेशन थ्योरी सपोर्ट करते हैं। और 2 नेशन थ्योरी वही कि पैलेस्टीन अलग स्टेट और इजराइल अलग स्टेट हो। इस पे इंडिया की क्या, ग्रेटर इजराइल के आइडिया पे इंडिया की क्या पोजीशन है? ग्रेटर इजराइल अभी तक कहीं कागजों में आया है क्या? ग्रेटर इजराइल इंडिया, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने अभी स्टेटमेंट दी है कि दैट इज द आइडिया ऑफ द होल थिंग। डू यू सपोर्ट दैट स्टेटमेंट? जस्ट अ मिनट, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, क्या वो सारी स्टेटमेंट्स पे इंडिया रिएक्ट करेगा? क्या उस पे पाकिस्तान रिएक्ट करता है? देखिए एक बात समझिए, तो इसका मतलब उनके डिफेंस मिनिस्टर बोले इंडिया नहीं है,
हरी जी क्या सर, कहना? सीरिया के अंदर जो सिचुएशंस चल रही हैं, सीरिया एक डिस्टेबलाइज कंट्री हो चुका है और सीरिया पर इजराइल का कोई अटैक हुआ या बशर अल असद को इजराइल ने उखाड़ कर फेंका तो माफ कीजिए, वो HTS जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टिपिकली एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, बैक्ड बाय टर्की है, उसने असद की रजीम को उखाड़ कर फेंका है। वहां इजराइल ने अपनी पोजीशन इसलिए मजबूत की है ताकि जो शिया क्रेसेंट ईरान ने एस्टेब्लिश कर रखा था उसको ब्रेक किया जा सके, और जिसे आज के दिन ग्रेटर इजराइल का शोर मचा रखा है, इस शोर के अंदर बहुत ही स्मार्टली टर्की ने सीरिया का जो अप्रोक्सीमेट 60% एरिया इनडायरेक्टली कैप्चर कर लिया है, उसको कहीं ना कहीं शैडो करने की कोशिश की जा रही है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये में नहीं आता कि इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए जिस तरीके से एक पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर थोड़ी सी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, उसके कंपैरिजन में जो इतना बड़ा टेरिटरी HTS ने कब्जा किया, इडलिब से लेकर डेमेस्कस तक 60% ऑफ सीरियन टेरिटरी वाज ऑक्यूपाइड और कैप्चर्ड बाय टर्की, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहा। क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं कि टर्की ने जो सीरिया को कब्जा किया वो ठीक था और इजराइल जो है आप उससे सवाल का जवाब मांग रहे हैं? आप कंडेम करते हैं टर्की ने जो किया उसको है, ना ही कोई दूसरी कंट्री बोल रहा है। पाकिस्तान से पॉइंट आउट कर रहा है टर्की के बारे में भी एक सवाल। नहीं हसन साहब एक मिनट, हम टर्की जो करता है हम उसे कंडेम करते हैं, हमारे टर्की से रिलेशनशिप बड़े खराब हैं। तो लेकिन आप पिछले 5 रेजोल्यूशन निकालिए यूएन में, इंडिया ने पैलेस्टीन के फेवर में वोट किया है, आप वो रेजोल्यूशन नहीं देख रहे हैं। वही तो बात है, आपने तो रिकॉग्नाइज किया इजराइल को 91 में, इंदिरा जी ने तो एक पोजीशन ले रखी थी उसके ऊपर, इंडिया की एक बड़ी क्लियर पोजीशन थी। यासिर अरफात साहब वाज ऑलवेज क्लोजर टू इंडिया देन पाकिस्तान, उन्होंने तो हमेशा इंडिया की साइड ली थी ऑन कश्मीर इशू आल्सो। ये तो यासिर अरफात साहब की पोजीशन थी, और यासिर अरफात साहब के साथ पाकिस्तान के कभी बहुत आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे थे। तो ये डायनामिक्स तो चेंज हुई हैं 91 के बाद, जब इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और फिर आगे बात वहां से चलनी शुरू हुई। सो टुडे जो इजराइल की जो इस वक्त पोजीशन है वहां पे मिडिल ईस्ट में, उसमें तो जाहिर है कि उसमें एक एक्सपेंशनिज्म तो बिल्कुल वाज़ेह है। यू नो एंड आई नो, एवरीबॉडी नोस कि उसके अंदर एक्सपेंशनिज्म है। यू सपोर्ट दैट, राइट? नहीं, एक मिनट आप इजरायली एक्सपेंशनिज्म को सपोर्ट करते हैं? अरे भाई एक मिनट, मैं रोहित शर्मा हूं, मैं इंडिया नहीं हूं। मैं इंडिया का स्टेटस बताऊंगा। इंडिया ने बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला है कि हम 2 नेशन को सपोर्ट करते हैं। वी स्टैंड विद पैलेस्टीनियंस। पैलेस्टीन की एम्बेसी इंडिया में पहले खुली थी, इजराइल की बाद में खुली थी। ये बात आपको समझनी चाहिए, राइट? इजराइल से राइट, ठीक है। आज भी प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी इजराइल गए, उस टाइम वो पैलेस्टीन नहीं गए, और जब वो पैलेस्टीन गए उस टाइम वो इजराइल नहीं गए। हमारे दोनों से रिलेशंस हैं। अब एक्सपेंशनिज्म पे बात करते हैं, ठीक है ना? अब एक्सपेंशनिज्म जो है, आप जो बोल रहे हैं कि वो घुस गया है, दूसरे की टेरिटरी में घुस गया है और वो वहां तक पहुंच गया है, भाई इस पर कोई यूएन में रेजोल्यूशन आएगा तो इंडिया अपना स्टैंड बताएगा। तो इंडिया ने अभी तक कुछ बोला है? इंडिया ने अभी तक कुछ बोला है? या इंडिया जबरदस्ती ये बोले कि नहीं वो जो ग्रेटर इजराइल है ना, वी डू नॉट सपोर्ट इट, आप उसको कागजों में क्यों लाना चाहते हो? इंडिया, आप जैसे ही कागजों पे लाओगे वो रिकॉग्निशन मिल जाएगा। मैं तो आउट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि ये मतलब आपके इंटरेस्ट के लिए इंडिया उस ग्रेटर इजराइल के फॉर्मूले को रिकॉग्निशन दे दे, बहुत बढ़िया। ये जब ये मुद्दा आएगा तब इंडिया अपना स्टैंड क्लियर करेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है, जो वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्रोसेस है, इंडिया उसके अकॉर्डिंग चलता है। वो इंडिया हर उस इलीगल ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट है जिसे यूनाइटेड नेशंस कहता है कि इलीगल ऑक्यूपेशन है। अगर वो इलीगल ऑक्यूपेशन है तो इंडिया अपोज कर देगा। वो तो यूनाइटेड नेशंस का भी तो एक मामला होता है ना सर। जी। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था ना, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर। तो इंडिया कैसे सपोर्ट कर देगा इस वॉर को? एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपकी शिरकत का, मोहन जी आपकी शिरकत का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, दोबारा लेंगे आपसे वक्त इस चीज को जैसे ये मामला आगे डेवलप होते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, खुदा हाफिज, पाकिस्तान। थैंक यू, नमस्कार।